बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे हमारी बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8, जिसका पार्ट 6 हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और अभी तक 5 पार्ट में रिकॉर्ड करके ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर डाल चुका हूं, तो अगर तुम्हें वो पार्ट देखने हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज का हमारे पार्ट 6 का सबसे पहले टॉपिक होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी अगर किसी भी फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को अगर पैसा उठाना है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैसे पैसा उठा सकता है। इसको कवर करने से पहले बच्चों, जो हमने अभी तक इस चैप्टर में कवर किया उसको एक बार रिवाइज करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रही थी कि पब्लिक के से पैसा उठा लो लोन पे, या फिर पब्लिक को कह दो कि भाई साहब आप हमारी कंपनी में मालिक बन जाओ और बदले में हमें पैसा दे दो। या फिर क्या होता था, कंपनी किसी बैंक के पास जाती थी और बैंक से लोन उठाती थी। तो हमने ये अलग अलग तरीके के सोर्सेज ऑफ फंड्स किए। पर बच्चों, ये जो सोर्स ऑफ फंड है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट आ जाती है बीच में। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कोई ना बॉडी खोलती है, किसी भी तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन खोलती है। कौन खोलता है? गवर्नमेंट खोलता है। अब ये जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बच्चों जो गवर्नमेंट ने खोली होती है ना, इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि जहां पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चाहिए हो तो पैसा देने का काम करती है ये। फॉर एग्जाम्पल, हो क्या रहा था पहले ना, इंडिया के इतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे थे। यानी इंडिया से माल इंडिया के अंदर तो आ रहा था फॉरेन कंट्री से माल, पर हमारे कंट्री से बाहर दूसरी कंट्रीज में माल इतना जा नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट ने जब इसका पता लगाया तो गवर्नमेंट को पता लगा कि ना हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं ना, उनके पास पैसा ही नहीं है, उनको आसानी से लोन नहीं मिलता क्योंकि रिस्की काम बहुत है। तो कोई भी इनको लोन नहीं दे रहा, पैसा इनके खुद के पास है नहीं। तो ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने खुद का एक डेवलपमेंटल बैंक खोला जिसको एग्जिम बैंक बोला जाता है। एग्जिम बैंक से के थ्रू क्या किया गवर्नमेंट ने, जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो एक्सपोर्ट करने का काम करती थी, उन्हें बड़े ही सस्ते रेट पे इन्होंने पैसा प्रोवाइड करना शुरू किया। और आज देखो इंडिया का एक्सपोर्ट कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसके अंदर क्या हुआ, क्या यह पैसा किसी आम जनता ने दिया? नहीं। क्या यह पैसा किसी बैंक ने दिया, पब्लिक बैंक ने? नहीं सर, यह पैसा गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक बॉडी ने दिया। तो बच्चों, इसका ये किसका एग्जांपल है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल है। तो अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की समरी बताऊं ना, तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल पर्पस के लिए खोली होती है, और ये या तो मिड टर्म के लिए लोन देती है या फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देती है। इसका मतलब क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आप इसको कहीं से कहीं तक भी आम जनता वाले हमारे जो बैंक्स हैं जैसे एसबीआई बैंक या एक्सिस बैंक, इनसे कंपेयर मत करना, क्योंकि उसका ना गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ये गवर्नमेंट खुद खोलती है स्पेशल पर्पस से। ठीक है बच्चों, अब हम इसको रीड कर रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बॉडीज, यानी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो यानी मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिलता है। कहने का मतलब मीडियम टर्म से आप क्या समझते हो, कहीं ना कहीं 1 से 5 साल, और लॉन्ग टर्म से आप क्या समझते हो, मोर देन 5 ईयर। तो यानी 1 साल से ऊपर के जो लंबे लंबे लोन्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड करता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल बैंक्स, इनको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि इन बैंक के कारण ही हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो पा रही हैं। एंड दी सप्लीमेंट द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी ये कमर्शियल बैंक के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कमर्शियल बैंक तो अपना काम कर ही रहा है, उसी के साथ डेवलपमेंट बैंक भी साथ में आ जाता है, दोनों मिलकर हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम करते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस आर सेटअप बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इंस्टीट्यूशन सेट कर दे या फिर स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे दे, या फिर दोनों मिलके भी ऐसी बॉडीज बना सकती हैं। बिसाइड्स फाइनेंस दे आल्सो ऑफर, यानी ये पैसा तो देती ही देती हैं, प्लस कुछ एक स्पेशल चीजें भी देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा टेक्नोलॉजी की एडवाइस देनी है कंपनीज को, या फिर कोई सी मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करनी है कंपनीज को, या फिर कोई सा मार्केट सर्वे करके बताना है। जैसे आपने देखा होगा कई बार ना गवर्नमेंट सर्वे देती है कि आने वाले टाइम में इंडिया का पेट्रोल का मार्केट ऐसा ऐसा पहुंचेगा, बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, या फिर आने वाले टाइम में इंडिया का जो डायमंड का मार्केट है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। तो बच्चों, सर्वेज कहां से आते हैं? ये डेवलपमेंट बैंक ही अपना सर्वे कर करके आगे हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। अब बच्चों, हम इसके ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप पैसा उठाते हो तो उसके फायदे क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि ना आपको लॉन्ग टर्म के लिए यानी लंबे टाइम के लिए पैसा मिल जाता है, क्योंकि अगर अपन बाकी सोर्सेज ऑफ फंड्स में जाए ना तो उसका ना इतना लंबे टाइम के लिए पैसा नहीं मिलता था। दूसरी बात, एडवाइजरी सर्विसेज मिल जाती है। एडवाइजरी सर्विसेज का मतलब यह है कि ये बैंक्स सिर्फ और सिर्फ पैसा देने का काम नहीं करते, ये एक्स्ट्रा चीजें भी देते हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी, जैसे कि टेक्निकल सर्विस, मैनेजरियल सर्विस, मार्केट सर्वे, ऐसी सर्विसेज देने का भी काम करते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है, दीज प्रोवाइड फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड मैनेजरियल गाइडेंस टू द बिजनेस। पॉइंट नंबर 3, यानी तीसरा फायदा, एनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी। एनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर मान लो हमने कोई सी कंपनी खोली, आपने और मैंने मिलकर कोई सी कंपनी खोली, और हमें डेवलपमेंटल बैंक से पैसा मिल गया,
बात समझे, आपने और मैंने मिलकर कंपनी खोली और हमें पैसा कहां से मिल गया, डेवलपमेंटल बैंक से पैसा मिल गया। तो क्या होता है, इसको ना बहुत ही रिस्पेक्टेबल चीज माना जाता है कि भाई डेवलपमेंटल बैंक से पैसा मिल चुका, यानी कोई तो अच्छा काम कर रहे होंगे, क्योंकि डेवलपमेंटल बैंक बच्चों ऐरे गहरे बंदे को पैसा नहीं देता। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा नाम उस बैंक से पैसा आ जाता है। इसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई सा क्रिकेटर अगर मान लो कहीं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड होने लगती है ना, ऊपर जाने लगती है। इसीलिए ये जो सेलिब्रिटी से पैसा लेते हैं उसका कारण यही है। ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी से बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर होता क्या बच्चों, सेलिब्रिटी से पैसा आया, भाई साहब कैटरीना कैफ ने पैसा डाला नायिका के अंदर, अच्छा शुभमन गिल ने पैसा डाला भाई कंपनी के अंदर, तो इससे नाम रेपुटेशन बढ़ता है। उसी तरीके से जब डेवलपमेंटल बैंक हमें पैसा देगा तो हमारा नाम आगे बढ़ेगा। आगे बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में, कन्वीनियंट रीपेमेंट। कन्वीनियंट रीपेमेंट का मतलब डेवलपमेंटल बैंक से आप सेटिंग करो, आप एडजस्टमेंट करो, बहुत ही आसान टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप पैसा वापस कर सकते हो। ये ज्यादा हाई तौबा नहीं मचाता। आखिरी पॉइंट है बच्चों, सपोर्ट ड्यूरिंग रिसेशन। सपोर्ट ड्यूरिंग रिसेशन का मतलब यह है कि जिस टाइम रिसेशन आता है बच्चों, यानी मार्केट डाउन चलेगी। आप एक तरीके से आसान शब्दों में समझो कि मार्केट में इतना ज्यादा पैसा नहीं है, लोगों को अर्निंग नहीं हो रही, तो बच्चों रिसेशन के अंदर आप मेरे को एक चीज बताओ, मान लो हम कंपनी चला रहे हैं और मार्केट डाउन चल रही है, हमें मार्केट से पैसा नहीं मिलेगा, तो हमें पैसा देगा कौन ऐसी कंडीशन में? तो बच्चों ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट के पास पैसा होता है और गवर्नमेंट इन डेवलपमेंटल बैंक के थ्रू कंपनीज की और ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है। तो यानी जिस टाइम पूरे मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते हम, उसके बावजूद ऐसे दिनों के अंदर भी हम डेवलपमेंटल बैंक से पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, ये यही बोल रहा है, फंड्स आर अवेलेबल इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, यानी जिस टाइम इकोनॉमी में पैसा नहीं है उस टाइम भी इनके पास पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो ये फायदे। अब अपन ना इसके कुछ लिमिटेशंस यानी कमियां देख लेते हैं। सबसे पहली कमी है लेंथी एंड रिजिड प्रोसेस, यानी इनका जो प्रोसेस है ना पैसा देने का, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेंथी है, बहुत सारा पेपर वर्क है इसके अंदर। तो इसमें ये लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशंस हैव स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, ऐरे गहरे बंदे को पैसा नहीं देते। एंड इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड डिलेज, इसके कारण क्या होता है, देरी बहुत लग जाती है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है बच्चों, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेशंस। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि कई बार ना डेवलपमेंटल बैंक ऐसी शर्तें लगा देता है कंपनी पे कि बहुत मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो डेवलपमेंटल बैंक ने बोल दिया कि आप ना बहुत ज्यादा डिविडेंड के तरीके से पैसा नहीं दे सकते, या फिर डेवलपमेंटल बैंक ने आपको कोई कंडीशन लगा दी कि आप हमसे पैसा उठा लिया, अब मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते। तो कहने का मतलब कई बार कुछ सिचुएशंस में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देता है डेवलपमेंटल बैंक कि बहुत मुश्किल हो जाता है बिजनेस करना। तो ये आगे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, दिस में लिमिट डिविडेंड पेमेंट, या फिर कोई और कंडीशन लगा सकता है जिसके कारण हमारा बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। अगला बच्चों, तीसरी लिमिटेशन है इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जब हम बच्चों डेवलपमेंटल बैंक से पैसा मांगने जाएंगे ना, तो क्या होता है, कई बार डेवलपमेंटल बैंक अपना एक बंदा हमारी कंपनी में लगा देगा। जैसे समझो एग्जांपल लो, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, मंदिरों के अंदर मंदिर की खुद की एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, प्लस गवर्नमेंट एक बंदा अपना खुद का अपॉइंट करती है उस मैनेजमेंट के अंदर, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल रह सके। ये आपने एग्जांपल सुना होगा, अखबारों के अंदर काफी आया था ये, तो मैंने उसका एक एग्जांपल लिया। अब इसको इससे रिलेट करके देखो, अगर हम बच्चों डेवलपमेंट बैंक से पैसा उठाएंगे ना, तो हमारा जो मैनेजमेंट का ग्रुप है ना, उसके अंदर डेवलपमेंटल बैंक अपना खुद का एक बंदा कई बार डाल देता है। तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो यही कमी है कि ना इसके कारण क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कारण ना हमारी कंपनी से फ्रीडम चला जाता है, हमारे सारे के सारे डिसीजन में वो डेवलपमेंटल बैंक अपनी टांग अड़ाने लगेगा। तो ये एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। आगे बच्चों हम देख लेते हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या होता है। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बड़ी सिंपल सी बात है, जब कंपनीज को फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा उठाना है, पहली कंडीशन, या तो फॉरेन करेंसी में पैसा उठाना है, से फॉर एग्जांपल डॉलर चाहिए हमें, पहली कंडीशन, या फिर हमारे खुद की कंट्री के अंदर हमें पैसा नहीं मिल रहा। अगर हमारी खुद की कंट्री में पैसा नहीं मिल रहा ना, तो हमें बाहर जाना पड़ सकता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन बच्चों, अगर हमें काफी ज्यादा पैसा उठाना है, तो इन तीनों कंडीशंस में क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की जाती है। मैं वापस से लिख के बता देता हूं, या तो आपको फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा उठाना है, या फिर आपकी खुद की इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं उठा पा रहे आप, या फिर आपको इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा उठाना है कि आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में आप कहां जाते हो, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग जाते हो, यानी दूसरे देशों के पास जाते हो, वहां की जनता को कहते हो कि हमें पैसा दो। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम ये इसको रीड कर लेते हैं। विद इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन बिजनेस कैन नाउ एक्सेस फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सारी इकोनॉमीज आपस में इंटरलिंक हो रही है, इसके कारण हम इंटरनेशनल सोर्सेज से भी पैसा उठा सकते हैं। दीज सोर्सेज आर हेल्पफुल स्पेशली व्हेन लार्ज सम्स आर रिक्वायर्ड और व्हेन डोमेस्टिक सोर्सेज आर इनएफिशिएंट, यानी इनसफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि या तो हमें खूब सारा पैसा चाहिए,
या फिर हमारे खुद के देश के अंदर पैसा नहीं है, ऐसे केस में हम फॉरेन कंट्रीज के पास जाते हैं, उनके लोगों को बोलते हैं प्लीज हमें पैसा दो, हम बदले में आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ब्याज देंगे या ओनरशिप देंगे, कुछ भी हो सकता है। आगे बच्चों मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के, यानी आप फॉरेन कंट्री से पैसा कैसे उठा सकते हो, उसके 3 तरीके हैं बच्चों, वो तीनों तरीके हम रीड करते हैं। सबसे पहला तरीका है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक बड़ा आसान है। मान लो अपन इंडिया के बंदे हैं, अपन को यूएसए से लोन चाहिए, तो हम यूएसए के बैंक के पास चले गए, हमने यूएसए के बैंक को बोला कि भाई साहब आप हमें प्लीज लोन दे दो। जैसे अपन यहाँ पे एसबीआई के पास जाते हैं लोन उठाने के लिए, वैसे आप फॉरेन कंट्री के बैंक के पास चले जाओ, वो आपको लोन दे देगा। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है फॉरेन बैंक्स प्रोवाइड लोन इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन बैंक फॉरेन करेंसी में लोन देगा जो कि आप अपने बिजनेस में ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड चार्टर्ड नाम का एक बैंक है जो ये काम करता है। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज और डेवलपमेंटल बैंक्स। इंटरनेशनल एजेंसीज और डेवलपमेंटल बैंक्स का मतलब समझो, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से पैसा उठा लिया, ठीक है, या फिर हमने क्या किया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से पैसा उठा लिया, या फिर कई बार कंट्रीज में आपने देखा होगा वो आईएमएफ से पैसा उठा लेते हैं। तो कहने का मतलब जो इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा देने का काम करती हैं, तो उनसे आप भी पैसा उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दीज इंस्टीट्यूशंस एम टू प्रमोट डेवलपमेंट स्पेशली इन इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन्स। तो यानी ये इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, आपने अखबारों में भी काफी सुने होंगे। ये इनकी कोशिश क्या रहती है कि हम ऐसे कंट्रीज को पैसा दें जिनमें इतना डेवलपमेंट नहीं है। जैसे प्रोमिनेंट एजेंसीज इंक्लूड, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये पैसा देती है, एक्सिम बैंक ये पैसा देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये पैसा देता है, तो यहां से आप पैसा उठा सकते हो। आगे बच्चों इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से आप पैसा उठा सकते हो। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बच्चों हमें यूएसए के बैंक में भी नहीं जाना, एग्जाम्पल लेते हैं, हम कह रहे हैं हमें नहीं जाना आपके बैंक के पास, हमने बोला कि ना ही हमें कोई डेवलपमेंटल बैंक पैसा दे रहा है, अब हम पैसा कहां से उठाए, हमारे स्टॉक मार्केट में तो पैसा ही नहीं है। तो बच्चों ऐसे में हम यूएसए के स्टॉक मार्केट में चले गए, हमने यूएसए के स्टॉक मार्केट को बोला कि हम ना आपके स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा उठाना चाहते हैं। तो बच्चों ऐसे केस में हमें इन 3 डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, हमारे देश की कोई भी जो कंपनी है वो फॉरेन करेंसी के अंदर फॉरेन कंट्री से पैसा उठाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीआर। जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल दीज आर इशूड बाय इंडियन कंपनीज टू रेज फंड्स इन फॉरेन करेंसी। जब इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा उठाना है तब वो जीडीआर इशू करती है। GDRs are dominated in US dollars and are traded on foreign stock exchange। यानी जनरली बच्चों जो GDR होती है ना उनकी करेंसी होती है डॉलर के अंदर होती है इनकी करेंसी, और ना आप इनको फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद बेच सकते हो। इनकी ये सबसे खास बात है। अगर मैं आपसे कॉमर्शियल बैंक की बात करूं या डेवलपमेंट बैंक की बात करूं, इनकी चीजों को आप फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद बेच नहीं सकते, पर आप GDR को खरीद बेच सकते हो, ठीक है। पर बच्चों इनकी एक खास बात क्या होती है कि इनको डिविडेंड मिलेगा, इनका रेट भी ऊपर जाएगा, पर इनको वोटिंग के अंदर राइट नहीं दिया जाता। यानी यूएसए का बंदा अगर जीडीआर होल्ड भी करता है उसके बावजूद वो हमारी कंपनी, इंडियन कंपनी के डिसीजन के अंदर पार्ट नहीं ले सकता, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड है बच्चों अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, ये जीडीआर ही होते हैं बच्चों, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जीडीआर ही होता है, पर ये स्पेसिफिकली डॉलर के अंदर ही ट्रेड होता है। अब जैसे अपने पिछले एग्जांपल की बात करूं, जीडीआर जनरली डॉलर में होता है, पर हो सकता है पाउंड के अंदर भी मिल जाए आपको, हो सकता है आपको येन के अंदर भी मिल जाए, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस चलते हैं। पर बच्चों अगर आपको स्पेसिफिकली यूएसए से पैसा उठाना है तो आपको एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के ही डालना पड़ेगा। आगे बच्चों ये बोल रहे हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन की कंट्री का बंदा हमारे कंट्री से पैसा उठाना चाहता है तब उसको आईडीआर इशू करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो नेपाल की कोई सी कंपनी है, नेपाल की कंपनी कह रही है कि इंडिया से पैसा उठाना है, तो उसको बच्चों आईडीआर इशू करना पड़ेगा। आगे बच्चों फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, ये आगे चल के ना कुछ टाइम बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी ये चारों हल्के से बताऊं ना, हल्के से आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं पर इतने हैं नहीं कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझोगे समझ आएगा। सबसे पहली बात तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की समरी क्या है, जनरली डॉलर में होते हैं, पर ये पाउंड के अंदर भी हो सकते हैं, येन के अंदर भी हो सकते हैं, किसी भी करेंसी के अंदर हो सकते हैं। जो भी बंदा इनको खरीदता है वो अपने कंट्री के स्टॉक मार्केट पे इनको खरीद बेच सकता है, पर ऐसे लोगों को वोटिंग में राइट नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी बात, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जीडीआर जैसे ही होते हैं, पर अगर स्पेसिफिकली आपको अमेरिका से पैसा उठाना है तो आप जीडीआर इशू नहीं कर सकते, आपको एडीआर ही इशू करना पड़ेगा क्योंकि आपको यूएसए से पैसा उठाना है, ठीक है। अब तीसरा है
इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब यह है कि मान लो किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी को हमारे इंडिया से पैसा उठाना है, तब उसको आईडीआर इशू करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल नेपाल की किसी कंपनी को इंडिया से पैसा उठाना है तो उसको आईडीआर इशू करना पड़ेगा। अगला है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब यह है कि ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? इट इज वेरी इजी। अब बच्चों हम आखिरी टॉपिक कर लेते हैं हमारे चैप्टर का, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। यानी आप कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स चूज करोगे। जो जितने भी हमने ऊपर किए हैं 10-11 किए हमने उसके अंदर, उसमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स आप चूज करोगे, उसके क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला बच्चों फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है, कॉस्ट कम होनी चाहिए। जो भी सोर्स ऑफ फंड आप चूज करो उसकी कॉस्ट कम से कम हो, ऐसा ना हो ब्याज देते देते थक जाओ। ठीक है। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। आपको यह देखना है कि आपकी कंपनी क्या जो आप लोन ले रहे हो या पैसा उठा रहे हो मार्केट से, क्या उसको रीपे कर पाएगी। अगर रीपे कर पाएगी तो ही सोच समझ के आपने वो पैसा उठाना है। पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि आप पार्टनरशिप में हो या फिर आप एचयूएफ हो या फिर आप कंपनी हो, आपको ये देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो पार्टनरशिप और एचयूएफ कभी भी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, ठीक है, पर कंपनी कर सकती है। तो आपको वो भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या आप कानून के हिसाब से चल रहे हो या नहीं चल रहे। अगला है पर्पस एंड टाइम पीरियड। यानी अगर आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो अगर आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो ट्रेड क्रेडिट और कॉमर्शियल पेपर में चले जाओ, पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो शेयर डिबेंचर लॉन्ग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किसी को भी चूज कर सकते हो। अगला है बच्चों रिस्क प्रोफाइल। यानी जो भी सोर्स ऑफ फंड्स आप चूज कर रहे हो उसमें रिस्क कितना है। फॉर एग्जांपल इक्विटी के अंदर रिस्क कम होता है, वहीं पे अगर अपन लोन की बात करें लोन में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने वो पैसा वापस नहीं किया तो आपके एसेट्स और बिजनेस सारा बिक जाएगा। अगला है बच्चों कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब यह है कि क्या आप अपनी कंपनी का कंट्रोल शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप अपनी कंपनी का कंट्रोल सामने वाले के साथ शेयर करना चाहते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, तो आप इक्विटी शेयर इशू कर दो। पर अगर आप ये चाहते हो कि मेरी कंपनी मेरे पास ही रहे, तो ऐसे केस में इक्विटी शेयर इशू मत करना, लोन पे पैसा उठा लेना। अगला है बच्चों इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब यह है कि इतना भी लोन पे पैसा मत उठा लेना कि आगे से कोई बंदा आपको पैसा ही ना दे। कई बार होता नहीं है कि आपने देखा होगा लोग बात करते हैं कि यार मेरे ऊपर तो ना एक मकान का लोन चल रहा है, मैं गाड़ी का लोन कैसे उठाऊं, कोई बैंक मेरे को पैसा ही नहीं दे रहा। तो ये सेम कंडीशन बिजनेस के साथ भी होती है। अगर बिजनेस खूब सारा पैसा लोन पे उठा लेगा ना बच्चों, तो आगे कोई इसको पैसा ही नहीं देगा। आगे कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज का मतलब ये है जो भी पैसा आप उठा रहे हो उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, वही पैसा उठाना, कहीं ऐसा ना हो पैसा उठा के फंस जाओ। अगली चीज बच्चों कह रहे हैं टैक्स के बेनिफिट जरूर ध्यान में रखना, आप अपने कंसल्टेंट से बात करना, क्योंकि कुछ सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं जो कि आपको टैक्स में बेनिफिट देते हैं, वहीं पे कुछ सोर्स ऑफ फंड्स हैं जो आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं देते। तो जो भी आप एनालिस्ट के पास जाओ, एनालिस्ट से पूरा ढंग से बात करना, आपको टैक्स में बेनिफिट मिले वही सोर्स ऑफ फंड्स उठाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लोन की बात करूं और डिबेंचर की बात करूं तो ये आपको टैक्स में बेनिफिट देते हैं। वहीं पे अगर मैं डिविडेंड्स की बात करूं, जो शेयर्स पे किया है, जो हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर किया था, ये आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं देते। तो इसको आपको ना ध्यान में रखना है बच्चों, और उसके बाद आप सोर्स ऑफ फंड्स चूज करो। ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट बच्चों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर 9 के साथ। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।